समझते हैं गाइस कि डिफरेंशिएशन में बेसिकली हमें करना क्या होगा। पहली बात तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिंपली आपको फंक्शंस दे दिए जाते हैं। फंक्शंस आपको पता ही है, बहुत डीप में पढ़ चुके हैं हम फंक्शंस के बारे में, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तभी डिफरेंशिएशन पर आए हैं। आपको बहुत सारे फंक्शंस दे दिए जाते हैं और आपको उन पर्टिकुलर फंक्शंस पर कोई फिक्स्ड रूल्स लगाकर, कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो कुछ फिक्स्ड रूल्स लगाकर उन फंक्शन को एक नई चीज में चेंज करना होता है, जो होता है आपका आंसर। बेसिकली टारगेट ये रहता है डिफरेंशिएशन में। कोई फंक्शन दिया, उसको डिफरेंशिएट करने का मतलब वो वाले रूल्स उस पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई किए जो मैं अभी सिखाऊंगा, और वो वाले रूल्स लगाकर जो आंसर में आया वो हमारा आंसर। तो सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है। अगर मैं बच्चे को सीधा कहूं कि लो ये रहे रूल्स, ये रहा फंक्शन, लगाओ आंसर लिखो, तो बच्चा कहेगा भाई ये तो रटवार है। तो ये चीज नहीं चाहता हूं मैं कि आप लोगों के साथ हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन को हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन है क्या। तो कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सिर्फ एक तरह से आप ऑपरेटर कह सकते हो, डी बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स, यहां पर आपका क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। ये क्या है, एक तरह का ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या होता है, आप इनपुट में से कोई फंक्शन दो, ये उसे ऑपरेट करके एक आपको फाइनल फंक्शन देगा। तो कुछ इस तरह की चीज होती है। टेंशन मत लो अगर दिमाग थोड़ा सा खुल नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन सिग्निफाई क्या करता है। तो यार ऑल्दो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और क्लास 12 वालों को तो सौभाग्य मिला है कि वो चैप्टर 6 में इसकी सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ वैसे मेजर एप्लीकेशंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि ये शो क्या करता है, लेकिन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस चैप्टर 6 में हम बात करेंगे। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। राइट नाउ फिलहाल डिफरेंशिएशन शो क्या करता है, व्हाट डिफरेंशिएशन शोज, व्हाट डिफरेंशिएशन शोज। इन्हीं चीजों को समझते हुए मैं इसकी डेफिनेशंस पर आऊंगा, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर क्या शो करता है। तो दो बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होती हैं। पहली चीज ही क्या शो करता है गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। क्या शो करता है ये, कि मतलब अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो जो आपने आंसर निकाला उससे आपको क्या चीज रिसीव हुई, या फिर आपने उससे क्या चीज मिली आपको। क्या मतलब हो गया इसका, कि आपने कोई फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने, कुछ आंसर आ गया। अब उससे आप क्या नॉलेज ले सकते हो, क्या आपने ऐसा उसमें क्या कर दिया कि जो आंसर है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको, वो चीज समझने के लिए पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। तो पहली चीज आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। अभी समझाता हूं क्या होता है रेट ऑफ चेंज। दूसरी चीज क्या करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है ना गाइस, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन क्या होती है, टेंजेंट। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है, डिस्कस करेंगे कभी। तो फिलहाल इतना ही होता है, चैप्टर 6 में अच्छे से बताऊंगा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। पहली पॉइंट, ये मेजर चीजें और भी चीजें दिखाता है, ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी से ही डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है। पहली चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। तो भाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, एक्सेलरेटर आपके हाथ में है, आप उसको जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना तेज हो जाती है गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि जो आपकी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर्स पर सेकेंड, या किलोमीटर्स कर लेते हैं इसको, ज़्यादा कम कर दी मैंने, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतनी कम स्पीड पे। स्पीड कितनी है, और ये क्या है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया गाइस, इसका मतलब हो गया कि आप लोग एक्सेलरेटर को घुमा नहीं रहे हैं, एक जगह आपका हैंड फिक्स है और उसी स्पीड पर जो आपकी कार है या टू व्हीलर है वो चल रहा है। स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओह भाई साहब, 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये तो मीटर्स ही होना चाहिए,
20 किलोमीटर पर सेकेंड सॉरी 20 मीटर्स ही होना चाहिए, 20 मीटर्स पर सेकेंड। चलो फिर कहाँ पर थे हम थे कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज। तो कोई आपकी कार या कुछ भी है 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड, और आप क्या करते हैं गाइस, आप क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं आप कि वो स्पीड कांस्टेंट है, किलोमीटर मीटर को छोड़ो 20 कांस्टेंट है, चाहे इसको हटा भी दो, कंफ्यूजन नहीं रखते, ठीक है, इसको हटा दिया, 20 की स्पीड आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, छोड़ो किलोमीटर मीटर को, ठीक है, अब मेरे को बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 20 की रफ्तार से एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो जो आपका चेंज ऑफ स्पीड है, यानी कि स्पीड के बदलाव की जो रफ्तार है वो क्या है? जीरो। जीरो क्यों कहा मैंने? जीरो इसलिए कहा क्योंकि आप खुद सोचो कि क्या होगा, आप 20 की स्पीड से चलते जा रहे हैं, 20 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 की स्पीड से चल रहे हैं, चेंज कितना आया विद टाइम स्पीड में? चेंज कैसे निकलता है? आप कोई दो इंस्टेंट लेंगे, मान लीजिए यहां थे आप और उसके बाद यहां, ये t बराबर 0 सेकंड की बात हो रही है, और 10 सेकंड बाद आप यहां आ गए t बराबर 10 सेकंड्स। यहां पर स्पीड कितनी थी? 20 की, ठीक है, और यहां पर कितनी थी? यहां पर अगेन 20 की, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, छोड़ो उसको, जरूरत नहीं है, समझने की बात समझो, ठीक है। तो यहां से यहां पर आने में चेंज कितना आया स्पीड में? चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना कि चेंज को, किसी भी क्वांटिटी का चेंज हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं फिलहाल स्पीड को v से डिफाइन कर रहा हूं, तो डेल्टा v क्या हो गया मेरा इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में? फाइनल ये माइनस इनिशियल ये क्या हो गया? जीरो। इसका क्या मतलब हो गया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है कि चेंज होने की रफ्तार, यानी कि कितनी तेजी से कोई चीज चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है? पहला कि ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में बात करूं तो स्पीड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर केस में? जीरो, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या आने वाला है? जीरो, यानी कि चेंज ही नहीं हुआ, तो कितनी रफ्तार से चेंज हुआ वो तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो की रफ्तार से चेंज हुआ क्योंकि कभी चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? जीरो। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी का, अब ये तो स्पीड का एग्जांपल था, कोई भी चीज हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बदलाव नहीं हो रहा तो फिर जीरो हो गया, रेट तो जीरो ही हो गया बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज, यानी कि उस क्वांटिटी को चेंज होने में जो रेट मिल रहा है, रेट का मतलब हो गया कि 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में अगर मैं बात करूं कि ये 20 से 40 हो जाए, ठीक है, कोई नॉर्मल सी साइकिल मान लेते हैं 20 से 40 हो गई, ठीक है, तो इसका चेंज कितना आया? 40 माइनस 20, 20 का। अब मान लेते हैं कि आप ले आए बजाज पल्सर 220F ओफो, तो उसकी स्पीड मान लीजिए 20 से सीधा 10 सेकंड्स में कितनी चली गई? 100। भाई हाई पावर है। इसका चेंज कितना आ गया? 100 माइनस 20, 80, ठीक है। अब आप देखो कि 0 से 10 सेकंड्स में बजाज पल्सर ने कितना ड्रेस्टिक चेंज किया, यानी कि जो उसका रेट है चेंज होने का, रेट समझ रहे हो ना आप, रेट ऑफ चेंज 20 से 100 जाने में कितनी तेजी से चेंज हुआ। तो इतनी तेजी से चेंज होने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं बजाज पल्सर के लिए स्पीड फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो ज्यादा आने वाला है किससे? साइकिल के लिए, बिकॉज वो 10 सेकंड में 20 से 40 पर ही गया, छोटा चेंज, हल्का चेंज, 10 सेकंड में वो सिर्फ 20 से 40 यानी 20 ही आगे बढ़ पाया। लेकिन बजाज पल्सर 10 सेकंड में कितना बढ़ गया? 0 से 10, 20 से कितना? 5 गुना हो गया, 80 का चेंज आ गया। तो जो टाइम तो फिक्स है, तो रेट किसका है चेंज होने का ज्यादा? बजाज पल्सर का।
तो डिफरेंशिएशन यही दिखाता है। अगर मैं ये सब ड्रामेबाजी ना करना चाहूं, ना सोचना चाहूं इतना, और सिंपली मुझे फंक्शंस दे दिए जाएं कि एक साइकिल की स्पीड का फंक्शन है, एक बजाज पल्सर की स्पीड का फंक्शन है, तो मैं दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करूंगा। जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी, सिंपली आपको पता है कि वो पल्सर की ज्यादा आने वाली है, बिकॉज पल्सर का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ज्यादा है, और इस वजह से जो पल्सर की आने वाली है डिफरेंशिएशन की वैल्यू वो ज्यादा आनी है। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। समझ आएगा इस आपको? रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी का निकालने को गएगा, उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जो भी आता है जिस पॉइंट पर कहता है कि एट दिस पॉइंट निकालो, वो वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाता है। क्वेश्चन पर बात करेंगे। दूसरा मेजर एप्लीकेशन जो ये डिफरेंशिएशन होता है, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी शो करता है। अब आप कहोगे भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में कुछ बताओ। स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है उसके लिए चलो डायग्रामेटिकली ही डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, और यहीं से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पर भी पहुंचूंगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए गाइस, मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। समझना ध्यान से, समझने की क्लास है आज समझ लो, फिर इसके बाद कभी बात नहीं करेंगे इस सब थ्योरी की। और ये आपका कोई कर्व मान लेता हूं मैं इस तरह से। ठीक है, इस कर्व का नाम कुछ भी दे दो, ये मान लेते हैं कि कोई fx फंक्शन का कर्व है। ठीक है, तो चलो इसकी जरूरत नहीं है, कोई कर्व मान लो। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लिया कि किसी पॉइंट x पर, किसी पॉइंट x पर जो फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि ये f फंक्शन है, क्या वैल्यू है? fx। इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं? x, fx। सही बात है। अब मान लिया हम यहां से h आगे मूव कर गए और कहीं यहां पहुंच गए। ठीक है, ये मेरा क्या है गाइस? x प्लस h। h डिस्टेंस हम यहां से यहां मूव कर गए, ये कितना डिस्टेंस है? h। ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई इसकी? f ऑफ x प्लस h। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी तक तो कुछ नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे गाइस? x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। सही बात है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? रुक जाओ, पूछता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल यहीं से डिराइव होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव होगा। यहां से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये लो जी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन का नाम मैं m दे रहा हूं फिलहाल। अगर मैं आपसे बात करूं 11th की नॉलेज से कि स्लोप ऑफ लाइन m क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन m, स्लोप ऑफ लाइन m, तो वो क्या होगा? वो होगा सिंपली y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x2 माइनस x1। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये स्ट्रेट लाइंस में, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेना जिनको नहीं आता। तो यहां से क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x2 माइनस x1। x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस x, इससे ये कट गया। सही बात है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व को, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको जूम। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, या फिर ये ज्यादा जूम कर दूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप ध्यान दें, अगर मैं h को छोटा करता जाऊं, h को छोटा कर, अच्छा एक बात क्लियर रखना है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या दिखाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? ये कोई कर्व है, टेंजेंट क्या होती है? उस कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली, कट नहीं करनी चाहिए। देखो ये कर्व को कट करके चली गई, कट कर गई ना, दो पॉइंट पर टच करने का मतलब होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट कौन सी होगी? ये बिल्कुल टच करके जानी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पॉइंट। सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कोई और पॉइंट के लिए कुछ और होगी।
ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन के स्लोप की बात करूं, वो भी हमें कैसे पता लगता है? डिफरेंशिएशन से। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कर्व का फंक्शन है एफ एक्स और आपको ये पॉइंट कोई है x इक्वल्स टू सी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? एफ एक्स को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल्स टू क्या डाल देंगे उसमें? c। जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होता है डिफरेंशिएशन का दूसरा डेफिनेशन, कि डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहला मेन है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता लगता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और किस डेफिनेशन की हेल्प से? स्लोप ऑफ टेंजेंट वाली डेफिनेशन की हेल्प से। तो आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब आप ये समझो कि ये h तो इतना बड़ा था, अगर मैं इस h को थोड़ा घटा दूं, यहां पर ले आऊं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो अब आप जो लाइन बनाएंगे क्या वो यहां से जाएगी? ध्यान से देखना, गंद मचने वाला है फिगर में। इस तरह से क्या ये थोड़ा थोड़ा बाहर को आने लगी? थोड़ी छोटे होने लगी? थोड़ी इसको टच करने लायक होने लगी? सिमिलरली अगर आप और छोटा करेंगे तो और स्टीप हो जाएगी, और छोटा करेंगे तो और स्ट्रेट होती चली जाएगी, और छोटा करेंगे तो और स्ट्रेट होती चली जाएगी। अगर h को मैं इतना छोटा कर दूं कि अगर मैं इस पोर्शन को जूम कर रहा हूं और ये है, तो ये अगर ये x है तो ये x प्लस एच, तो इन दोनों से होने वाली लाइन क्या इस तरह से जाएगी? क्या ये कर्व को सिर्फ टच कर रही है? क्या मैं इसको टेंजेंट टू कर्व बोल सकता हूं? बिल्कुल। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। h को छोटा करते गए तो देखा कि जो सीकेंट है, अच्छा दो जगह कट कर रही है तो इसको सीकेंट बोलते हैं गाइस। ये सीकेंट टेंजेंट में बदलने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे h छोटा हो रहा है, h यहां आया तो थोड़ा सा और स्लांट हुई, और पास आएगा तो और स्लांट हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं h को इनफाइनाइटली स्मॉल कर दूं, अब इनफाइनाइटली स्मॉल आप नंबर्स के टर्म्स में तो नहीं कर सकते। जो चीजें आप सोच नहीं सकते और करना चाहते हो उसमें आप किस चीज की मदद लेते हो? लिमिट्स की। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि इफ वी टेक h टेंड्स टू 0, अगर मैं h को टेंडिंग टू 0 ले लूं, देन लाइन m will become टेंजेंट टू द कर्व। समझ आई होगी बात? बहुत इजी सी बात है और समझाना जरूरी था। फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, काम बहुत कम आता है, सिखाना जरूरी है, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता हूं। अगर हम h को 0 टेंडिंग ले लेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं कि लाइन जाते 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 मैंने जूम करके दिखाया, देखो ये दोनों पॉइंट्स इतने पास आ गए कि इन दोनों से पास होने वाली लाइन सिंपली क्या हो गई? टेंजेंट टू कर्व। कुछ इस तरह से जाएगी। इसी पॉइंट के मान लो जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। h टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि इतना छोटा कि बस 0 नहीं है, लेकिन उससे जो जस्ट बड़ी चीज होती है ना वो है। अब आप सोचते रहो कि वो जस्ट बड़ी चीज क्या होती है, और जो चीज आप सोच नहीं सकते हो उसको एनालाइज करने के लिए भगवान ने हमें एक टूल दिया है जिसको बोलते हैं हम लिमिट्स। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। अच्छा, इफ वी टेक h टेंडिंग टू 0 देन लाइन m विल बिकम द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट बन गई। आपको मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज और सिखानी है। कहां पर सिखाऊं? यहां पर सिखा दूं, यहीं पर सीख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक सिंबल होता है, किस तरह से दिखाया जाता है? डिफरेंशिएशन को किस तरह से दिखाया जाता है? डिफरेंशिएशन को दिखाया जाता है f' से। यानी कि f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f, जिसमें वेरिएबल कौन सा है? x। इसका एक और तरीका भी होता है, वो होता है dy/dx ऑफ f(x). इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ेंगे कैसे गाइस? इसको ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है। हम कहां पर थे? आपको मैंने सिखाया था कि डिफरेंशिएशन का दो डेफिनेशंस बताई थी। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा
डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, ठीक है। तो अगर आपने एज टेंड टू 0 कर दिया देन लाइन एम विल बिकम द टेंजेंट टू द कर्व, तो स्लोप ऑफ लाइन एम क्या बनेगा? अब ये टेंजेंट बन चुकी है, क्या इसका स्लोप डिफरेंशिएशन होगा? क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन से कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर मैं लाइन एम का स्लोप निकाल दूं जो कि टेंजेंट बन चुकी है इस कंडीशन में, तो क्या ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपको लगे नहीं होगी तो कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व क्या होगा? अगर लिमिट लगा दूं h टेंड्स टू 0 इस पर्टिकुलर स्लोप में, कि h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि h इतना छोटा है कि जस्ट इससे नेक्स्ट वाला, तो ये टेंजेंट उसी केस में बन रही है। तो टेंजेंट बनाने के लिए लिमिट लगाई, बाकी सब चीज ऐसे ही। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये कर्व का फंक्शन क्या है? ये एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। सॉरी, गलत पे लगा दिया, ये तो कर्व है ही नहीं, ये है ना कर्व, ठीक है, ये एफ एक्स है, ठीक है गाइस। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द दिस कर्व क्या आ गया? जहां पर एफ एक्स फंक्शन है कर्व का, दिस। और आपको पता है, अब क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आई होप इसका रोल खत्म हो चुका है, अब आपको समझ आ गई होगी कहानी। डायग्राम से मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे मैं इस पर्टिकुलर चीज पर डिराइव आया हूं, पहुंचा हूं मैं, डिराइव किया है मैंने इस चीज को। चलिए देख लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, जहां पर कर्व क्या है? कर्व है एफ एक्स। स्लोप निकाल दिया मैंने टेंजेंट टू दैट कर्व, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व आ गया। आपको पता है डिफरेंशिएशन हमें क्या शो करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब जो आपका डेरिवेटिव होता है एफ एक्स का, विद द हेल्प ऑफ फिगर जो हमने डिराइव करा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, वो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है गाइस। इससे हमने डिराइव कर ली डिफरेंशिएट करने की पहली डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। 11th क्लास में पढ़ाई जाती है लेकिन समझाना जरूरी था, तो 11th वालों के लिए भी यही वीडियो है। ये मत सोचना मैं अलग से सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन 11th वालों को। एक ही तो बात है यार, आगे का 12th का पोर्शन आएगा, यहां तक 11th का पोर्शन था, लेकिन कुछ 12th के बच्चों को नहीं आता हो, 12th में सफर न करें, इसलिए मैंने करवा दिया। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और कैसे आया? आई होप आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो अब आपको, ये तो मैंने जनरल कर्व लिया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको कोई भी कर्व दे दे एफ एक्स, आप लोग क्या उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। ये हमने प्रॉपर्ली डिराइव करी है। आप ये नहीं कह सकते भैया कहां से आया ये इतना बड़ा झांबा, ये इतना बड़ा जो भी पूरा का पूरा इतना बड़ा झांबा है, ये मैंने खुद नहीं पैदा किया, ये डिराइव किया है थ्योरेटिकली, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका नाम है, इस पर्टिकुलर तरह से डिफरेंशिएट करने को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो है तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी दिखाता है डिफरेंशिएशन। सिंपली एक ऑपरेशन की तरह ही आप इसको मान सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इसके, फंक्शंस पे आप वो रूल ऑपरेट करें तो जो भी आंसर आता है वो होता है डिफरेंशिएटेड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने के बाद जो फंक्शन आया, और हमने आज डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ फिगर कि कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी एक टाइप। और भी पढ़ेंगे तरीके, लेकिन ये सबसे बेसिक वाला है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का। वो क्या था? वो था
जो एफ डैश एक्स होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था और इसका डेरिवेशन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को कराया था, सिखाया था कि ये आता कहां से है। चलिए समझ आ गया हमें डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करनी जरूरी है। तो डिफरेंशिएट जो चीजें हो सकती हो, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएट हो सकता हो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएबल फंक्शन, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता हो उसको बोलते हैं हम नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करने के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करके हमने इसका नाम क्या दिया था, इसका दिया था फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक लिमिट इवेल्युएट करनी है। ये पर्टिकुलरली एफएक्स, किसी जनरल एफएक्स फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उस पर्टिकुलर एफएक्स फंक्शन की रेस्पेक्ट में आपको ये वाली लिमिट इवेल्युएट करनी होती है, और इस लिमिट को इवेल्युएट करके जो भी आपका आंसर आता है वो आपका निकल कर आता है एफ डैश एक्स, ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। एक तरह से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें गाइस, ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें लिमिट इन्वॉल्व है। लिमिट इन्वॉल्व है इसमें क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट इन्वॉल्व है। आप लोगों को पता है गाइस कि हर लिमिट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है और कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डिपेंड करता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि लिमिट सारी एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट सारी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। यहां तक भी ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये जो पूरा सिस्टम है आपका, और इसमें एफ डैश एक्स किसी लिमिट के बराबर है, सही बात है, यानी कि एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर लिमिट के बराबर है। क्या यह जरूरी है कि हमेशा ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे? अभी मैंने आपको बताया कि सारी लिमिट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है गाइस कि ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे ही करे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे ही करे, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज का हमेशा आंसर आए। अगर इस पर्टिकुलर चीज का हमेशा आंसर आना जरूरी नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो, एग्जिस्ट करता हो, ऐसा जरूरी है? ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है वो है तो इसके बराबर ही, अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से देखूं। और क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स किसी लिमिट के बराबर है और लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें लाना पड़ा। पहले नीड समझ रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर एफ एक्स के लिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एफ डैश एक्स का हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स जिसकी लिमिट ये वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल बताने के लिए ही हमने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। आई होप आपको समझ आया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी की नीड क्या है। तो चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। कंसीडर करते हैं हम, consider a function fx किस चीज में लाई करें, किसी इंटरवल को ले लेते हैं। कंसीडर अ फंक्शन fx लाइंग, या फिर डिफाइंड लिख लेते हैं, डिफाइंड बेटर वर्ड है, डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a to b। डिफाइंड है, कंसीडर फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a to b, देन एफ एक्स इज said to be differentiable at point C, यहां पर at some point C कर देते हैं, at some point C where C belongs to open interval a to b। हमने क्या बोला? हमने एक फंक्शन करा, डिफाइन करा ओपन इंटरवल a to b में, तो f(x) कब डिफरेंशिएबल कहा जाएगा? किसी पॉइंट C पर। डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम यार
इस पर्टिकुलर केस में हम डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था ना गाइस, कि पहले हमने पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, उसके बाद हम सेट्स पर चले गए थे, इंटरवल्स पर चले गए थे। तो राइट नाउ मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि फंक्शन एफ एक्स अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा? किसी पॉइंट सी पर जो सी इस पर्टिकुलर इंटरवल को ही बिलोंग करता हो। क्या बोला मैंने? कंसीडर फंक्शन एफ एक्स, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट सी इफ लिमिट x tends to c fx minus f of c upon x minus c exists finitely। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो बुक्स में दी जाती हैं। ऑल द टीचर्स ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी में डिटेल में डिग नहीं करते हैं, वो ऊपर से पढ़ाकर क्वेश्चंस करवा देते हैं, बट समझने की चीजें समझो, अच्छी चीजें सिखा रहा हूं। क्या बोला मैंने? कोई फंक्शन हमने कंसीडर करा, डिफाइन करा ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा? किसी पॉइंट सी पर, जहां पर सी कहां पर बिलोंग कर रहा है? उस पर्टिकुलर इंटरवल पर जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। अगर ये पर्टिकुलर लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। फाइनाइटली एग्जिस्ट करने का मतलब एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट ना आए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। अच्छा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लिमिट के फाइनाइटली एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होती है? उस पर्टिकुलर लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर आती है और फाइनाइट आती है, इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। सही बात है। तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर केस में भी अगर ये पर्टिकुलर लिमिट, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये पर्टिकुलर यही चीज क्यों आई है, क्यों कुछ और नहीं आया, अभी इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल समझो, मैंने सिंपल सी बात बोली, ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की जो रटा दी जाती है, बट हम समझेंगे। कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी में हमने कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करा, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है? किसी पॉइंट सी पर। सी हमेशा उस इंटरवल को ही बिलोंग करना चाहिए जिसमें आपका एफ एक्स डिफाइंड है, बिकॉज जहां फंक्शन डिफाइंड है उससे बाहर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। सही बात है ना? अगर डिफरेंशिएबल कहेगा सी पर, अगर लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। ठीक है, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कराने का तरीका क्या है, यानी कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगा? चलो उस पर तो बात करता हूं मैं, पहले बात करते हैं कि ये चीज आई कहां से। फाइनाइटली एग्जिस्ट कराने का तरीका करता हूं बात, पहले समझो कि ये चीज आई कहां से। तो इसके लिए एक जनरल एफ एक्स फंक्शन कंसीडर कर लूं मैं। चलो, एक एफ एक्स का मैंने ग्राफ बना लिया। कैलकुलस में ग्राफ की यार बहुत ज्यादा मान्यता रहती है, अगर आप डिटेल में चीजें समझना चाहते हैं। सारा ग्राफिकल का ही खेल है कैलकुलस वैसे तो। चलो, लेकिन इतना एकेडमिक्स में फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, तो मैंने कोई जनरल एफ एक्स कोई मान लूं, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये मेरा कोई जनरल एफ एक्स है, ए से बी में डिफाइंड है, तो ये कोई पॉइंट ए, और थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, और ये मेरा कोई हो गया पॉइंट बी। अच्छा, ओपन इंटरवल ए टू बी है, तो क्या मैं यहाँ ओपन कर दूं, बी पर भी ओपन, ए पर भी ओपन। सही बात है। ये कोई मैंने एफ एक्स फंक्शन मान लिया, ये एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, जनरल एफ एक्स मान रहा हूं, सिंपल से कंडीशन ले रहे हैं। अब हम सी पर डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं ना, तो ये कोई पॉइंट सी मान लिया, यहां पर मान लू सी पॉइंट। चलो जी, ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया सी, चलो ये भी समझ आ गया हम लोगों को। अब उसके बाद पहली बात तो ये समझो कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उस पॉइंट पर। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका डायरेक्टली इंप्लीकेशन निकला, वो क्या निकला? वो ये निकला कि आप इस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है कि आप इस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और आपको मैंने सिखाया था मेरी प्रीवियस वीडियो में
कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये क्या डिनोट करता है। मैंने फिलहाल दो एप्लीकेशन आपको बताई थी। पहली बताई थी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी दिखाता है, उसका भी फिलहाल मैं यूज नहीं लेने वाला हूं, उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज्यादा यूज आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी गाइस कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिखाता है जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ध्यान से सुनो, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट इज दैट स्ट्रेट लाइन विच सिंपली टचेस द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो कर्व को जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो उस पर सिर्फ टच करे, कट करके नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये कर्व है और इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की बात करूं तो वो यहां से नहीं जा सकती, वो यहां से नहीं जा सकती, वो सिंपली यहां से जाएगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी इस पॉइंट के लिए, टेंजेंट। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट नहीं, टच करके जाती है जिस पॉइंट पर आप कंसर्न है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व को कट करके जाती है। जैसे ये क्या है गाइस, सीकेंट। सीकेंट क्यों है इस कर्व की, क्योंकि देखो यहां पर भी कट कर दिया और यहां पर भी कट कर दिया, लेकिन टेंजेंट टच करके जाती है। ठीक है, तो टेंजेंट समझ आ गया क्या होता है, टेंजेंट इज दैट लाइन दैट टचेस द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो अगर मैं सी पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं, चलो टेंजेंट की अभी बात नहीं करते, वैसे अगर सी पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, रफली देख लो, यहां से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी टच करती हुई। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ आ गया। अब मैं कोई पॉइंट जनरल x, fx मान सकता हूं। fx कोई फंक्शन है, उसमें x की अलग अलग वैल्यूज लेने पर fx आपको y की वैल्यू मिलती है, तो मैंने जनरल जो x की वैल्यू मानी वो x ही मान ली। तो अगर मैंने जनरल x की वैल्यू x ही मान ली, कहीं यहां पर, कहां मानूं, यहां पर मान लेते हैं, ये मान ली। ठीक है, कर्व को थोड़ा सा सही कर देता हूं, इस तरह का कर्व है, ये मान ली मैंने कोई x की वैल्यू, जनरल ए से बी के बीच में कोई x की वैल्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी गाइस, fx। अच्छा, अगर ये c पॉइंट माना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c, बिकॉज फंक्शन तो fx है ना, इनपुट में c डाला तो x की जगह c डाला, आउटपुट में f ऑफ c तो आया, वो लिख दिया। जनरल पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे, x, fx। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स c, f ऑफ c। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा लाइन बनाने की, लेकिन आप समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पर मत जाओ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है ये। और ये क्या बन गई, फिलहाल सीकेंट बन गई। सीकेंट बन गई ना, दो पॉइंट पर देखो कट कर कर चली गई, सिमिलर सिनेरियो है, c, f ऑफ c और x, fx, एक सीकेंट बन गई। अब आप समझो कि अगर मैं इस लाइन का नाम फिलहाल क्या दूं, m बोल दूं इस लाइन को, सिंपली मैंने m नाम दे दिया। ठीक है, m बोलने में कुछ नहीं जाता, या फिर कंसीडर ही कर लेते हैं, c, f ऑफ c को p पॉइंट मान लिया और x, f ऑफ x को q पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना आता होगा गाइस। 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जिस पर दो पॉइंट्स गिवन हो वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो y के हैं उनका डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर y2 माइनस y1 लिख रहे हो तो नीचे भी x2 माइनस x1 आएगा, अगर y1 माइनस y2 लिख रहे हो तो नीचे भी x1 माइनस x2 आएगा। सही बात है, ये सीखा था हमने। तो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन PQ, ठीक है, तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 fx माइनस f ऑफ c, y2 माइनस y1 fx माइनस f ऑफ c अपॉन x2 माइनस x1, उसी सीक्वेंस में, तो x भी ले लेंगे, अपॉन x माइनस c, अपॉन x माइनस c। सही बात है। अब आप ध्यान से देखो कि स्लोप ऑफ PQ क्या आ गया, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर ये स्लोप आ गया PQ का, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इस x पॉइंट को मैं किसकी तरफ लेकर जाऊं, C की तरफ लेकर जाऊं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर x पॉइंट है ना गाइस, इसको मैं
इस कर्व पर ही सी की तरफ लेकर जाऊं। इस कर्व को थोड़ा मैं इधर इलाबोरेट करके दिखा देता हूं, ए ऐसे, ठीक है। ये कर्व है आपका, ये एक बार के लिए मैंने सी कोमा एफ ऑफ सी पॉइंट बनाया है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर x कोमा एफ एक्स यहां पर है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या वो ऐसी बनेगी फॉर द टाइम बिंग, समझ रहे हैं आप। अगर मैं x कोमा एफ एक्स को, अच्छा कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो ये c पॉइंट है और ये x पॉइंट है, ये c ये x एक्सिस बना दी। अगर मैं इस x को c की तरफ लेकर जाऊं, x को c की तरफ, तो x c की तरफ जाएगा तो कहीं बीच में यहां पर आएगा। यहां पर अगर x आता है तो अब अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों से पास होती हुई तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। मेरी ड्राइंग के लिए माइंड मत करना गाइस, समझ लो बस। ये इस तरह से। क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया? क्या चीज है ध्यान देने वाली? जब आपने x को c की तरफ मूव कराना शुरू करा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व के थोड़ा क्लोज हो गई। पहले देखो इतना डिफरेंस था बीच में, अब देखो आधा हो गया है। जैसे ही आपने x को c की तरफ मूव कराना शुरू करा, और उस केस में क्या हो रहा है कि जो अब स्ट्रेट लाइन आ रही है वो थोड़ा थोड़ा कर्व के पास जाती जा रही है। सही बात है ना। और पास अगर आप यहां पर बना दोगे गाइस x को, तो आप देखेंगे कि अब आप जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्कर की निब बहुत ज्यादा मोटी है, तो अगर आप इसमें और ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल कर्व के बिल्कुल ही पास आ जाएगी। टच नहीं कर रही है अभी, पास आ जाएगी। कर्व को अभी भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट थी, ये भी कट कर रही है दो जगह, ये भी सीकेंट थी, नीचे भी सीकेंट ही रहेगी। लेकिन एक सिनेरियो है जिसमें ये पर्टिकुलर सीकेंट इस पर्टिकुलर कर्व के लिए सी पर टेंजेंट बन सकती है। वो सिनेरियो क्या है? अगर मैं x को c के इतना पास ले जाऊं, इतना पास ले जाऊं कि वो जो x है वो c के जस्ट बाजू में हो। जस्ट बाजू का मतलब समझ रहे हो? जस्ट बाजू का मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते उतना बराबर में, इतना छोटा बराबर में कि वो है बस दिखने के लिए बराबर में है, लेकिन वो ऑलमोस्ट पास पास है। इतना छोटा बराबर में कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यानी कि अगर मैं x को c की तरफ इतना ज्यादा टेंड करा दूं, मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, c वाले पॉइंट को मैं जूम करने वाला हूं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि ये आपका c कॉमा एफ ऑफ सी, x को मैं इतना पास ले आया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले आया, ये भी बहुत दूर दिखा दिया मैंने, इससे भी इतना पास कि आप सोच नहीं सकते, आप कहीं पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना पास, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों से पास होने वाली लाइन को ड्रॉ करूंगा तो क्या ये कर्व को टच करके जा रही है? सही बात है ना। अब तो कर्व को टच करके जा रही है, क्योंकि ये अब सी पॉइंट पर कर्व को टच करके जा रही है। किस सिनेरियो में टच करके जा रही है? ये टच करके जा रही है when limit x टेंड्स टू c, यानी कि जब लिमिट x टेंड टू c, यानी कि बहुत ही करीब आ गया जब x, उस केस में ये x c पर जब टेंड करा तब ये लाइन जो सीकेंट थी पहले, जो पहले सीकेंट थी, ये जूम करके बनाया तो वो क्या बन गई है? टेंजेंट। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को c पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो मुझको एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? लिमिट x टेंड टू c, यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c की बात करूं तो वो निकालने के लिए मुझको कंडीशन लगानी पड़ेगी लिमिट x टेंड टू c। लिमिट x टेंड टू c लगाने से क्या फायदा हुआ? आप ग्राफिकली देख पा रहे होंगे कि जब आपने लिमिट x टेंड टू c लगाया तो ये पर्टिकुलर लाइन जिसका स्लोप आपने ऑलरेडी लिख रखा है, ये लिमिट का यूज करते ही उस पर्टिकुलर कर्व के टेंजेंट हो गई c पॉइंट पर। सही बात है। बाकी स्लोप तो सेम ही रहेगा बिकॉज पॉइंट्स तो अब भी दो हैं, तो स्लोप सेम सेम लिख दूं, fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c टू द कर्व fx टू fx। देखो अब ध्यान से, क्या ये इसके बराबर आ रहा है? आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर डाल रहे हैं, जैसे यहां पर c है,
तो वो डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है वो उस पर्टिकुलर एफ एक्स को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें, कोई कर्व बनाएं, तो उस पॉइंट पर जो आप एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट कैसे बन गई समझ आ गया होगा, लिमिट लगाकर टेंजेंट बन गई ना, आपको मैंने ध्यान से समझाया आराम आराम से, तो लिमिट से टेंजेंट समझ आ गया। ये पर्टिकुलर चीज कहां से आ रही है ये समझ आ गया, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये हमने दिखाया स्ट्रेट लाइन से, सिंपल जो हमें आता ही है 11th क्लास का। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पॉइंट निकल गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों फॉर्मूलाज मैच कर गए? क्या मैं कह सकता हूं कि इतना सब करने की बजाय अगर मैंने fx पॉइंट को fx कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया होता और x की वैल्यू मैंने c डाल दी होती, क्या तब भी मुझको ये आंसर मिल जाता? सही बात है। इसका मतलब इस लिमिट पर डिपेंड करता है, ये जो पूरी क्वांटिटी आई है ये एक तरह से fx का डिफरेंशिएशन ही है एट पॉइंट c। सही बात है। अब आप खुद सोचो कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है। हमने बोला फंक्शन कंसीडर, अगर fx डिफरेंशिएबल होगा c पर तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप खुद सोचो ये चीज क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए। बेसिकली ये है क्या, ये पर्टिकुलर चीज सिंपली उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यही तो है, हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया। अगर ये उस पर्टिकुलर कर्व पर सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो आप लोग एक बात बताओ, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इसको सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब अगर स्लोप का आंसर आ गया तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट भी हो पा रहा होगा। बिकॉज आप खुद सोचो, आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। रिलेशन एस्टेब्लिश करके कैसे करना है कि पहले हमने बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो गया कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आंसर निकाला तो वो जो आंसर निकल कर आया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है। अगर आंसर निकलकर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ गया, इसका मतलब है कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी तभी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आया है। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ चुका है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशिएट हो सकता है। दोबारा बात करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचाएंगे आपको। मैंने बोला हमने ये सॉल्व करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और ये पर्टिकुलर लिमिट उसी कंडीशन के बराबर है जो कंडीशन यूज करी जाती है फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है तो पक्का उसके अगर कर्व पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पर तो उसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं तो वही स्लोप तो निकाल रहे हैं। समझे? क्या समझे आप? क्योंकि ये स्लोप ही है, आपने ये लिमिट सॉल्व करके स्लोप निकाल लिया। क्योंकि आपने स्लोप निकाल लिया इस लिमिट को सॉल्व करके, अब बच्चे कहेंगे स्लोप कैसे है, तो वो मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं इन दोनों कर्व्स की मदद से। अगर आपने ये लिमिट सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपने स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकाल लिया मतलब कि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर आ गया। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर आ गया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो रहा ही होगा ना, तभी तो डिफरेंशिएट करके भी अगर आप निकालो तो आ जाए। बिकॉज मैथ्स तो अलग अलग नहीं है, कोई गलत तो नहीं हो सकती कि आपने इधर से स्लोप निकाल लिया और उधर से आप निकाल ना पाओ। बिकॉज डिफरेंशिएशन भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालने के लिए इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना चाहते हैं, यानी कि घूम फिरकर बात ये आ गई कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, जो भी इसका आंसर होगा। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा तो फंक्शन को अगर मैं अनदर वे से डिफरेंशिएट करूं तब भी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर देगा। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा। आई होप अब आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। और आई होप
आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्यों आया और ये डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन कैसे मैच करती है इससे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और अच्छे से हमने समझा कि ये जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है ये आती कहां से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बात करेंगे कुछ और, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की और कुछ बातें करेंगे डेरिवेटिव इन अ सेट वगैरह की और बहुत सारी थ्योरी देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए चैनल से। गुड बाय, टेक केयर।